नमस्कार मित्रों, रात के 9 बज चुके हैं। बरसात का मौसम है और बारिश हो रहा है और मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो ये हिंदी वर्णमाला का भाग 11 है। इसके पहले हिंदी वर्णमाला के 10 भाग बनाए जा चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप देख लीजिएगा। आज हिंदी वर्णमाला का ये भाग 11 है और इस समय हम लोग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को पढ़ रहे हैं। व्यंजन वर्णों में हम लोग व्यंजन का सामान्य आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य आधार पर उसके सभी प्रकारों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आपने इसके पहले देखा था सामान्य आधार पर व्यंजन वर्णों को इतने प्रकारों में बांटा गया है, इतने प्रकार हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया, अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ लिया, ऊष्म व्यंजन हमने पढ़ लिया और आज हम लोग संयुक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और द्वित्व या फिर युग्मक व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम बाल मुकुंद है और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्णमाला के व्यंजन वर्ण को सामान्य आधार पर इस तीसरे प्रकार में कैसे बांटा गया है। क्या होता है संयुक्त व्यंजन और क्या होता है संपृक्त व्यंजन, या फिर क्या होता है द्वित्व या फिर युग्मक व्यंजन, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार, जिसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो देखते हैं संयुक्त व्यंजन को। मित्रों, बार बार हम आपसे यही कहते हैं कि कोई भी तथ्य हो, कोई भी टॉपिक हो, उसके नाम पर आप खास तौर से ध्यान देंगे। उसके नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, क्योंकि व्याकरण में किसी भी तथ्य, किसी भी पॉइंट में जब कोई नाम रखा गया है तो उस नाम को ऐसे ही नहीं रख दिया गया है। उसके अवयवों को ध्यान में रखकर, उसके गुण को ध्यान में रखकर वैसा ही उसका नाम रखा गया है। जैसे आप गांव में देखते होंगे, कोई किसी विशेष गुण वाला होता है तो उसी गुण के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसको बकबकाहा कहने लगते हैं। कोई बहुत जल्दी जल्दी कार्य करता है, उसको हलबलाहा कहने लगते हैं। इस प्रकार उसके गुण के अनुसार उसका एक नया नाम रख देते हैं। इसी प्रकार कोई भी टॉपिक हो, कोई तथ्य हो, कोई पॉइंट हो, उसका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया है, उस टॉपिक के गुण के अनुसार ही उसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्णों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि संयुक्त होता क्या है, क्यों संयुक्त कहा गया ऐसे वर्णों को। तो आगे चल के आसानी होगी समझने में, कोई समस्या नहीं होगी। तो संयुक्त मीन्स हम समझते हैं कि आप पहले से जान रहे होंगे। संयुक्त मीन्स होता है किन्हीं एक से अधिक कुछ चीज़ों का, कुछ वस्तुओं का, कुछ दशाओं का, कुछ अवस्थाओं का आपस में मिश्रण कर देना, आपस में मिला देना, आपस में जोड़ देना। जैसे कोई कार्य हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, हमने आपको बुलाया और आप और हम दोनों लोग मिलकर के उस काम को कर दिए, तो उस कार्य को करने में हम दोनों ने संयुक्त रूप से कार्य किया, संयुक्त रूप से प्रयास किया। तो दोनों को आपस में जोड़कर बोला जाएगा कि हम दोनों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। इसी प्रकार संयुक्त मीन्स होता है कि एक से अधिक का मिश्रण, एक से अधिक का एक में जुड़ाव। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन से वैसे ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि व्यंजन का ऐसा अक्षर जिसमें एक से अधिक अक्षरों को आपस में जोड़कर बना दिया गया है। इसके पहले भी आपने स्वर वर्णों में पढ़ा था, उसमें आपको संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर 4 मिले थे, ए, ऐ, ओ, औ। और इन संयुक्त स्वरों को आप देख सकते हैं कि किन किन अक्षरों को जोड़ करके, संयुक्त करके एक नया अक्षर बनाया गया, इसलिए इनको संयुक्त कहा जा सकता है। व्यंजन में भी आपको 4 संयुक्त व्यंजन मिलेंगे, 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण मिलेंगे। उन वर्ण ऐसे होंगे जिनमें एक से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ दिया गया होगा, मिला दिया गया होगा, मिश्रित कर दिया गया होगा। तो आइए देखते हैं हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन हैं। इसमें हम लोग प्रमुख रूप से 4 संयुक्त व्यंजन पाते हैं। पहला छा है, दूसरा त्रा है,
तीसरा ज्ञा है और चौथा स्रा है। मित्रों स्रा का जिक्र कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। तो स्रा विशेष तौर से, खास तौर से स्रा जो है वो मिश्रित वर्ण है। इसमें दो अक्षर आपस में मिश्र हो गए हैं, घुल गए हैं, स्पेशली ये मिश्रित वर्ण है, बाकी सभी मिश्रित या संयुक्त कहे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो चार वर्ण है, चार अक्षर हैं, इन अक्षरों में किन किन अक्षरों का मेल है, पहले कौन अक्षर है, बाद में कौन अक्षर है। इसको हम लोग बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इसको सीखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें जो छा है, इसमें किताबों में, हिंदी की किताबों में आपको दो अक्षर मिलेंगे, लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसमें वास्तव में तीन अक्षरों का मेल है। इसमें सबसे पहले शुद्ध व्यंजन का एक का है, इसके बाद एक अक्षर खष्टी सा है, फिर इसके बाद एक अक्षर छोटा आ है। इसको कभी कभी इस खष्टी सा में आ को मिलाकर लिखा जाता है और किताबों में अक्सर आपको मिल जाता है कि का में खष्टी सा को जोड़ दिया गया है। तो इसके बारे में हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं कि कोई भी व्यंजन का वर्ण लिखा हो और उसके नीचे हलंत ना लगा हो, कोई मात्रा ना लगी हो, तो वास्तव में उस व्यंजन के अक्षर में छोटा आ समाहित होता है, मिला होता है। इसमें छोटा आ मिला हुआ है। देखिए ज्यों ही इसमें से छोटा आ को निकालते हैं त्यों ही खष्टी सा के नीचे हलंत लग जाता है और ये दर्शाता है कि आपका जो खष्टी सा अक्षर है वो शुद्ध व्यंजन का है। तो ये इसका विस्तार हो गया। देखते हैं त्रा का। तो त्रा में आधा ता यानी शुद्ध व्यंजन का ता है, फिर व्यंजन का रा है और फिर बाद में छोटा आ है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है, हलंत नहीं है। तो इस प्रकार है। ये भी आपको किताबों में हो सकता है कि ता व्यंजन रूप में और रा में आ मिला करके लिखा हुआ मिले, तो उससे आपको चौंकना नहीं है, एक ही चीज़ है। आइए देखते हैं ज्ञा को। तो ज्ञा में जा है, शुद्ध व्यंजन का जा, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ये आधा जा है। और एक वर्ण आपका इया है और इया में मिला हुआ है छोटा। ये भी आपको किताबों में हो सकता है जा और स्वर के साथ इया मिलाकर लिखा हुआ मिल जाए। तो जा धन इया आपका होता है ज्ञा। आगे बढ़ते हैं, स्रा को देखते हैं। तो स्रा में सा जुड़ा है, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको याद रखना है कि इसमें कौन सा सा जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका सबसे पहले बड़ा सा जुड़ा हुआ है, शुद्ध व्यंजन का सा, इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। और एक रा है और छोटा आ है। तो इसको भी आप किताब में लिखा हुआ पा सकते हैं। हो सकता है आपको मिले सा में पूरा रा यानी आ एक रा जोड़ करके आपको दर्शा गया हो। तो ये तो आपके व्यंजन वर्णमाला में चार संयुक्त अक्षर हैं, चारों का ये विस्तार है। और अब हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का अब तक बना हुआ आया है परीक्षाओं में। तो एक बहुत ही पुराने तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बार बार आता रहता है परीक्षाओं में। पूछा जा सकता है कि छा में किन दो अक्षरों का मेल है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। छा में किन दो अक्षरों का मेल है। और देखिए ऑप्शन कैसा आपका बनेगा। ऑप्शन बहुत ही भरमाने वाला बनेगा। ऑप्शन ए में रहेगा का धन खष्टी सा। ऑप्शन बी में रहेगा का धन खष्टी सा। ऑप्शन सी में रहेगा का धन खष्टी सा। और ऑप्शन डी में रहेगा का धन खष्टी सा। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे और आपको यहाँ से ध्यान देना है कहाँ कौन अक्षर आधा है। अगर रा में आ को मिला के लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देके एक बार सोच लेना है कि पहला जो अक्षर रहेगा सब में वो हलंत वाला है।
वो अक्षर आधा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में आप ढूंढेंगे पहला वाला आधा हो, और बाद वाले में अगर आ मिला के लिखा हुआ है यानी सिंगल एक अक्षर है तो उसमें हलंत बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि आ को मिला के लिखा जा रहा है। तो सब में देखिए दो दो अक्षर हैं, अर्थात आ को मिला के ही लिखा गया है। तो यहाँ खस्टिसा आधा हो गया है, तो आपका गलत हो गया। अगर इसी में आ ऐड होता तो सही हो जाता। यहाँ आपका देखिए यहाँ भी ये का पूरा लिखा गया है, भी आपका गलत हो गया, इसके नीचे हलंत नहीं है। यहाँ भी हलंत नहीं है किसी में, तो भी गलत हो गया। यह है आपका का हलंत वाला और खस्टिसा सही है। ऑप्शन डी आपका सही है, जो कि यहाँ से टैली लिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ से बार बार बना है और आगे भी आने की संभावना है। तो इसमें कुछ रखा नहीं है, बस ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन। आइए आगे बढ़ते हैं और सामान्य आधार पर व्यंजन वर्ण के अगले प्रकार को पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है संपृक्त व्यंजन। संपृक्त व्यंजन क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं और बने रहिएगा इस वीडियो पर लास्ट तक, क्योंकि आपको इसमें हमारी ये कोशिश है कि कुछ नई जानकारी आपको हम दे सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपके पास पहुँच जाए। और हो सके तो अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इस तरह से प्रत्येक दिन आपको एक नया वीडियो हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, जो हिंदी से संबंधित होगा या फिर संस्कृत से संबंधित होगा। तो हिंदी और संस्कृत का वीडियो हमारे चैनल पे बनता है और इसकी एक और श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन या फिर प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया जाएगा। कुछ गिने चुने बहुत ही अच्छे चुने हुए प्रश्नों को हम आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं चौथा प्रकार, जिसे कहा जाता है संपृक्त व्यंजन। संपृक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, ये पांचवा प्रकार है और ये चौथा प्रकार है। सामान्य आधार पर व्यंजन वर्णों के इतने प्रकार आपको पढ़ने हैं, तो इसमें आप लोग संपृक्त को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, संपृक्त बहुत ही आसान है, इसमें कुछ रखा नहीं है। और पहली बात तो आपने देखा संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, लेकिन इसकी संख्या अनलिमिटेड है। इसकी संख्या की कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम बार बार किसी भी तथ्य के हेडिंग पर, किसी भी तथ्य के पॉइंट पर हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और वहीं से वही आधार होता है, उसके नाम को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, व्यंजन तो है लेकिन संपृक्त व्यंजन है। संपृक्त व्यंजन माने संपृक्त मीन्स होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए काला घोड़ा, तो आप समझ लेंगे घोड़ा कैसा है, काला है। हम आपसे कह रहे हैं संपृक्त व्यंजन, तो व्यंजन कैसा है, संपृक्त है। अब काला मीन्स तो आप समझ रहे थे कि काला एक रंग होता है, लेकिन यहाँ संपृक्त मीन्स आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए नहीं जान पा रहे हैं कैसा वर्ण, तो उसी को हमको समझना है। दोस्तों इसमें संपृक्त में सबसे पहले एक उपसर्ग है सम, और एक मूल शब्द जो आपका जुड़ा हुआ है वो पृक्त है। सम और पृक्त दो शब्द आपस में जोड़े गए हैं और एक विशेष प्रकार के वर्ण का नाम रख दिया गया है। संपृक्त माने होता क्या है, सम माने होता है समान, बराबरी में, और पृक्त माने होता है संबद्ध, सटा हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। तो इसका कुल मिला के अर्थ हुआ संपृक्त माने होता है बराबर में संबंध, संबद्ध, या फिर जुड़ा हुआ, या फिर आपस में संबंधित, इस प्रकार कुछ इसका अर्थ होता है। तो संपृक्त मीन्स हम समझ सकते हैं। संपृक्त मीन्स क्या होता है, तो इसके माने होता है संबद्ध, संबद्ध या सटा हुआ। तो ऐसा व्यंजन है जो सटा हुआ है, संबद्ध है।
अब सटा हुआ या संबद्ध तभी हो सकता है जब दो व्यंजन वर्ण हो। एक अकेले एक व्यंजन को तो आप सटा हुआ या संबद्धित कह नहीं सकते हैं, तो इसमें दो व्यंजन होता है और सटा हुआ होता है। तो आपने प्रत्येक तमाम शब्दों को पढ़ा होगा, अनेक शब्दों को पढ़ा होगा। जैसे आपका एक शब्द है आपका कंबल। अब कंबल में आप एक अक्षर देख रहे हैं जो कि आधा है, यानी शुद्ध व्यंजन का अक्षर है, और उसके फिर बाद एक अक्षर है। इस तरीके से कहीं भी एक आधा अक्षर हो उसके बाद एक पूरा अक्षर हो तो उसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो दोनों अक्षर आपस में संबद्ध हैं, सटे हुए हैं। हम इसका उच्चारण करते हैं कंबल, तो माँ और बा को एक साथ अम्बल ऐसे करके बोलते हैं, अनुस्वार का काम देता है। तो माँ और बा आपस में सटे हुए हैं, संबद्ध हैं, मिले हुए हैं, इसलिए ऐसे वर्ण को संपृक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार का आपका तमाम शब्द बन जाएगा। जैसे संबल एक बार परीक्षा में आया था, संबल परीक्षा में पूछा गया था, तो यहाँ पर ये आपका संपृक्त व्यंजन है, इसे संपृक्त व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार आपका जो इसका स्थान है कंठ, कंठ में भी आप देख रहे हैं आधा यहाँ अड़ा है, यहाँ ठा है, तो आधे अक्षर का पूरे अक्षर के साथ संबद्ध दोनों को किया गया है, दोनों को सटा दिया गया है, और दोनों को सटा के हम बोलते भी कंठ, अड़ा के साथ ठा को संबद्धित करके बोलते हैं। तो ऐसे ही वर्ण को संपृक्त व्यंजन कहा जाता है, यही संपृक्त होता है। यही विशेषता लिए हुए आपका अगला जो सामान्य प्रकार है द्वित्व या फिर युग्मक व्यंजन, इसी प्रकार का होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। आइए देखते हैं इसको भी। जो आपका छठा प्रकार है इसमें है द्वित्व। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। द्वित्व या फिर युग्मक व्यंजन, द्वित्व या फिर युग्मक व्यंजन। संपृक्त मीन्स होता है संबद्ध या सटा हुआ, आपने समझ लिया। इसका माने भी आप थोड़ी देर के लिए वो समझ के चलेंगे कि वही बात होती है, थोड़ा सा अंतर है। द्वित्व मीन्स क्या होता है, युग्मक मीन्स क्या होता है। तो युग्मक, द्वित्व मीन्स अगर नहीं समझ रहे हैं तो युग्मक मीन्स तो आप समझ ही रहे होंगे। युग्मक मीन्स होता है जोड़ा, युग्मक मीन्स जोड़ा, और जोड़ा हमेशा दो का होता है। तो यहाँ पर भी अक्षरों का जोड़ा होता है ठीक इसी प्रकार, एकदम इसी प्रकार, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है, यहाँ पर आधे अक्षर के बाद एक पूरा जो अक्षर है वो दूसरा अक्षर है, ये अक्षर नहीं है बल्कि दूसरा अक्षर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक आधा अक्षर होता है और वही अक्षर दोबारा उसके आगे आकर संबद्ध हो जाता है, तो उसे ही द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द हम लिख दें, परीक्षाओं में आया है, आ चुका है शब्द दिल्ली। तो दिल्ली में आप देखते हैं कि एक ला है, शुद्ध व्यंजन का ला, उसके बाद फिर एक ला आया हुआ है, वही अक्षर आया हुआ है, तो इसी को द्वित्व वर्ण कहते हैं, इसी को द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द आपका है सच्चा, शब्द लेते हैं सच्चा। इसमें भी आप देखते हैं कि एक व्यंजन का चा है, फिर वही चा आगे है, दोनों को आपस में एक ही प्रकार के दो अक्षरों को आपस में संबद्ध किया गया है, तो इसे ही युग्मक वर्ण कहते हैं, युग्मक व्यंजन कहते हैं, या फिर द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दोनों के अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। संपृक्त व्यंजन वो होता है जहाँ आधे अक्षर के बाद किसी दूसरे अक्षर को रखा गया हो और दोनों को आपस में संबद्ध किया गया हो। और द्वित्व वर्ण यह होता है कि जहाँ पर एक आधा अक्षर हो और वही अक्षर फिर दोबारा आ जाए, तो इसे ही द्वित्व वर्ण या फिर युग्मक व्यंजन वर्ण कहते हैं। जहाँ पर कोई अक्षर शुद्ध व्यंजन का आधा अक्षर आ जाए और उसके बाद कोई दूसरा अक्षर हो, दोनों का आपस में संबंध हो, तो इसे ही संपृक्त वर्ण कहते हैं। इस तरीके से संपृक्त वर्ण कहते हैं, संपृक्त वर्ण कहते हैं। और जहाँ पर एक ही अक्षर दोबारा, एक आधा हो एक पूरा हो, तो इसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। खासतौर से दिल्ली शब्द आपके परीक्षाओं में आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो ये द्वित्व वर्ण कहलाता है। आशा करते हैं आप दोनों समझ गए होंगे। कोई भी शब्द हो A to Z,
इसीलिए इसकी संख्या अनलिमिटेड बताई गई है। कोई भी शब्द हो A to Z जिसमें एक ही अक्षर इस प्रकार से एक आधा एक पूरा दो बार दोनों आ जाएं तो वो द्वित्व वर्ण कहलाते हैं, उन्हें युग्मक वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों आधे और पूरे दोनों अक्षर आपस में संबंधित हैं। हम जब भी इनको बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं दिल्ली, तो दोनों ला को संबद्ध करके बोलते हैं दिल्ली, एक में दोनों ला को जोड़ करके बोलते हैं। संबद्ध होने के साथ साथ दोनों एक ही अक्षर है, इसलिए इनको द्वित्व या फिर युग्मक कहा जाता है। द्वित्व मीन्स दो बार आना, तो इसलिए इनको युग्मक या फिर द्वित्व वर्ण कहा जाता है। यहाँ उसी प्रकार दो अक्षरों को संबंधित किया गया है, लेकिन एक अक्षर दूसरा है तो दूसरा अक्षर दूसरा है, तो इसलिए इसको संपृक्त कहा गया, संबद्ध वर्ण कहा गया, सटा हुआ वर्ण कहा गया और इसको द्वित्व वर्ण कहा गया। आइए बढ़ते हैं आगे और सामान्य आधार पर व्यंजन वर्ण के अंतिम प्रकार को जानते हैं, जिसको कहा गया है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह वर्णों की संख्या कुल 2 है। इसमें हमने 2 अक्षरों को छोड़ दिया था स्वर में, एक अंग था एक अह था, दोनों को हमने वहाँ नहीं जोड़ा था, तो हम दोनों को यहाँ रख रहे हैं, अंग और आहा। ये 2 वर्ण अयोगवाह माने जाते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अंग और आहा ये 2 वर्ण अयोगवाह हैं आपके। अयोगवाह क्यों इनको कहा गया, तो इसके लिए अगर आपने संस्कृत का हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल जान लीजिए, जिनका योग नहीं हो उनको अयोगवाह कहा जाता है। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा संस्कृत को आधार बना रहे हैं। तो संस्कृत के सभी अक्षर माहेश्वर सूत्र में लिखे हुए हैं और माहेश्वर सूत्र में इन दोनों अक्षरों का वर्णन नहीं है, इन दोनों अक्षरों का योग नहीं है उसमें, इसीलिए इन दोनों अक्षरों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, यही रीजन है, तो इसका नाम अयोगवाह रख दिया गया है। तो ये तो थी आपके हिंदी वर्णमाला के व्यंजन अक्षरों का प्रकार सामान्य आधार पर। आगे चल के हम प्रयत्न के आधार पर ये व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो, और मिलेंगे फिर अगले एक नए हिंदी वर्णमाला के 12 भाग में, भाग नंबर 12 पार्ट 12 में एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।